स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ड। और ये 11th बायोलॉजी का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। 11th में जब यहाँ पे मैं मतलब दो बातें आपको बताऊँगा। सबसे पहला चीज़ ये कि ये वीडियो दोनों प्रकार के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। पहला वो जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हैं, दूसरा वो जो यूपी बोर्ड से पढ़ के आए हैं। तो दोनों में कोई ये ना समझे कि मुझे समझ में आएगा मुझे नहीं आएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि बायो का कोई भी चैप्टर हो, आपको उतना ही समय उस पर देना है जितना वो डिज़र्व करता है। ऐसा नहीं कि सरल चैप्टर है, आसान ईजी चैप्टर है, उस पर लगे पड़े हैं रटने में, यार रटा नहीं जा रहा है, नहीं। द लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको एक या मैक्सिमम 2 बार पढ़ के याद हो जाना चाहिए। लोगों का ये भ्रम बना रहता है कि यार बायो पढ़ के जाना है नीट में मतलब 100 बार पढ़ के जाना है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप ये पहले ही सोच ली कि 100 बार पढ़ के जाना है, इसका मतलब आपको 99 बार पढ़ने में वो चीज़ें याद नहीं हो रही है। आप अपने दिमाग को, अपने मन को रटने की आदत डाल रहे हैं। चीज़ें अगर आप ये सोच लेंगे कि मुझे एक ही बार पढ़ना है, मुझे चीज़ें याद हो जानी चाहिए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, तब जाके लगेगा कि आप कुछ एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आपको पहले बताता हूँ कि एक्चुअली द लिविंग वर्ड चैप्टर में है क्या। बेवजह की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, मतलब टॉपिक वाइज चलेंगे, पहले किस चीज़ के बारे में बात की गई है, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले बात किया गया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में। अब इंग्लिश सा वर्ड है, बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ के आते हैं, जो इंग्लिश बोर्ड के हैं तो मतलब इसका मतलब समझ जाते हैं। यूपी बोर्ड वाले बच्चे सोचते ही रह जाते हैं, यार अब ये क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये कैसा शब्द है। तो प्रॉपर्टी मतलब होता है विशेषता, डिफाइनिंग मतलब जो आपको अलग कर सके। तो लिविंग वर्ड में बातें की गई है, कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बता दी जाएंगी और उसको डिफ़ाइन करना होगा। डिफ़ाइन इन द सेंस कि बिना एक्सेप्शन के, बिना अपवाद के, बिना किसी की उंगली उठाए वो विशेषता लिविंग चीज़ और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को अलग अलग कर सके। यही चीज़ है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब अगर एक थिंग ए है, एक थिंग बी है, तो अगर मैं ये बताऊं कि ए और बी ये लिविंग हैं और इसमें कोई उंगली ना उठाए, सब लोग, इस भारत की 100% जनता अगर इस चीज़ को सपोर्ट कर दे कि जी हाँ हम सभी जानते हैं कि ये लिविंग है, तो ये इस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये डिफाइनिंग फ़ीचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग फ़ीचर हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा कि भैया आप लिए कौन कौन सी विशेषता है। तो पहले नंबर पे लिया गया था ग्रोथ, दूसरे नंबर पे लिया गया था रिप्रोडक्शन। राइटिंग पे न जाएं क्योंकि हमें कौन सा बोर्ड एग्ज़ाम देना है। आपको बस ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करना है, ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी आपने ही बनाई है। तीसरा हो गया, दूसरा रिप्रोडक्शन हो गया, तीसरा आपका हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। शब्दों पे मत जाएं, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। चौथा आपका हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा पांचवा आपका हो गया कॉन्सियसनेस। आप वर्ड पे ध्यान नहीं जाएं, सब कुछ बता दूंगा। एक एक लेके चलते हैं। अगर मैं ग्रोथ को ले लूँ तो मैंने कहा एक ए है, एक बी है। तो अगर ए और बी क्या लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को क्या ग्रोथ डिफाइन कर सकता है। तो मैंने कहूँगा चलो लिविंग चीज़ में, सजीव चीज़ों में तो चलो समझ में आया कि एक बच्चा जब पैदा हुआ तो वो 3 किलो या 5 किलो जो भी था, फिर जब वो 10 साल का हुआ तो वो 25 किलो का हो गया। चलो ग्रोथ तो समझ में आया कि इसके मास में ग्रोथ हुआ, इसके मास में, इसके द्रव्यमान में ग्रोथ तो हुआ, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। उसके बाद सर आपने कहा चलो हाइट भी ले लेते हैं कि जब पैदा हुआ तो मान लो 10 इंच का था जब पैदा हुआ, तो बड़ा हो गया एकदम 50 इंच का हो गया मान लीजिए। चलिए ये भी ग्रोथ हुआ। लेकिन फिर तब से कोई और एक लड़का उठ के आया, बोला सर अच्छा ठीक है आपने बता दिया कि लिविंग वर्ड में चलो ग्रोथ होती है, मैंने मान लिया। मैंने अपने घर पे एक रखा था कुछ ऐसे ही कोई थिंग, मैंने टेबल पे रखा था, रख के मैं अमेरिका चला गया। उसके बाद में आया, 20 साल बाद आया तो देखा उस पर ढेर सारी धूल की परतें जम के वो चीज़ पूरी बड़ी हो गई। तो ये भी तो ग्रोथ हुआ। हाँ ये अलग चीज़ है कि बच्चे में इंट्रिंसिक ग्रोथ हुआ। इंट्रिंसिक इन द सेंस कि अंदर की तरफ, अंदर से ग्रोथ हुआ, बॉडी अंदर से बढ़ी तभी तो बाहर से। किसी भी बच्चे का बढ़ना का मतलब का सेल नंबर बढ़ रहा है, सेल नंबर बढ़ा मतलब वो बच्चा पहले जितना फिट का था उसके बाद उम्र बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा फिट का हो गया। और बी वाले सेंस में ये हो गया कि ये एक्सट्रिंसिक हुआ। चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रोथ तो हुआ ना। मतलब ग्रोथ से हम ये डिफ़ाइन नहीं कर पाए कि
कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग। अगर मैं खाली एक चीज़ कह दूँ कि यार भाई मैं एक जगह गया था वहाँ ग्रोथ हुई, तो आप नहीं बता पाओगे कि वो चीज़ लिविंग थिंग थी या नॉन लिविंग थिंग थी। बस इतनी सिंपल सी बात की गई है। ये चीज़ें हो गई ग्रोथ के उस टॉपिक के बारे में जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको रटने के लिए आपको बार बार लिविंग वर्ड वाला चैप्टर खोलना पड़ता है। बाकी भी चीज़ें हैं ग्रोथ में, कुछ लाइनें जस्ट अब सीधी सी बात है कि सारी लाइन तो मैं एक्सप्लेन किया नहीं। बाकी जो लाइनें वो आपको पढ़ेंगे एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएंगी। कुछ तो फैक्ट बेस्ड बातें हैं, जैसे प्लांट हो गया तो प्लांट में पूरी जीवन ग्रोथ होती रहती है, सेल डिवीजन होता रहेगा, ग्रोथ होती रहेगी, सेल डिवीजन होता रहेगा एकदम पूरे जीवन, जब तक प्लांट इस धरती पे है तब तक। जबकि अगर एनिमल की बात करें तो उसमें एक सर्टेन लाइफ एज तक, सर्टेन उम्र तक ही ग्रोथ होती है। अगर पूरे जीवन एनिमल में ग्रोथ होने लगे तो फिर क्या ही बात थी, सभी लड़के तब लंबे लंबे नहीं हो जाते। ये चीज़ें होगी ग्रोथ के बारे में। अब सेकेंड हम चीज़ें ले लेते हैं रिप्रोडक्शन। सेकेंड चीज़ ले लेते हैं रिप्रोडक्शन। तो अब ग्रोथ की तरह इसको देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में जैसे हमने देखा, मान लो हम ऐसी जगह मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं दुबई से लौट के आया और आपको कहा कि यार मैं दुबई गया और मैंने देखा कि रिप्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग। रिप्रोडक्शन हो रहा था तो क्या आप यहाँ से बैठे बैठे ये बता सकते हैं कि जो चीज़ मैंने देखी वो लिविंग थी या नॉन लिविंग थी? तो कुछ कहेंगे यार लिविंग ही, ऑब्वियस सी बात है लिविंग ही होगी, नॉन लिविंग कैसे होगी, नॉन लिविंग कैसे रिप्रोडक्शन करेगा। तो कुछ लोगों को लगा कि यार ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्योंकि ये लिविंग चीज़ है और ये नॉन लिविंग और लिविंग को बिना किसी एक्सेप्शन के बांट रही है, सेपरेट कर रही है। तभी एक आदमी उठ के बोला यार कैसे, लिविंग में भी तो कुछ लोग हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, म्यूल्स हो गया, वर्कर बी हो गया, और ह्यूमन में भी जो स्टेराइल ह्यूमन होते हैं, मतलब जो जैसे स्टेराइल ह्यूमन मतलब वो आदमी या वो औरत जो कभी माँ या जो कभी बाप नहीं बन सकता, ऑल्दो वो लिविंग है लेकिन उसके बाद भी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी इस कहानी में फेल हो गया कि अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाया बिना किसी एक्सेप्शन के कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में। इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है रिप्रोडक्शन में कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने बार बार नाम सुना है 11th में आने से पहले, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो इसमें आप ज़्यादा पूरा ब्लंडर नहीं बनाएंगे, सीधी सी बात आप समझेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। ये सेक्सुअल का मतलब होता है दो चीज़ों को मिलना होगा आपस में, दो चीज़ों को आपस में मिलना होगा तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही चीज़ है, रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे और भी ऑर्गेनिज्म को बनाना, यही होता है रिप्रोडक्शन, उद्देश्य यही रिप्रोडक्शन का। कि अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं किया, जैसे अगर चींटी रिप्रोडक्शन नहीं की है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित कार्य अवधि, काल अवधि, एक निश्चित समय के बाद हमको चींटियाँ दिखना बंद हो जाएंगी। तो अगर चीज़ों को धरती पे रखना है तो रिप्रोडक्शन करना होगा। तो रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वो किसी भी मेथड से रिप्रोडक्शन कर जाएंगे। जैसे एक शब्द यूज होता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। मैं इतना बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म लूँ, उदाहरण के लिए समझिए, और वो क्या हुआ कि फ्रैगमेंट करने का मतलब कि आगे गया इतना 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 बड़ा 3-4 हो गया। या कोई ऐसा एग्जांपल लूँ, एक पूरा गोला है उसमें से कोई स्ट्रक्चर ऐसे निकला, ऐसे 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 कुतुब मीनार की तरह काफ़ी ऊपर चला गया, इसी को कहते हैं कोनिडिया। ये आपका आगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टेंशन, जिस मैंने बोला ना जिस चैप्टर में जो सीखना है आप वो समझें। बेवजह आप कोनिडिया फ्रेगमेंटेशन में दिमाग लिविंग वर्ड में लगा देंगे तो जैसे लगेगा पूरे बायो का सबसे मेन चैप्टर लिविंग वर्ड ही है, ऐसा नहीं है। कोनिडिया के लिए ऐसे चैप्टर बनाए गए हैं जहाँ ये डिटेल में है, फ्रेगमेंटेशन के लिए ऐसे चैप्टर है जहाँ ये डिटेल में है। इसमें जो चीज़ आपको सीखना है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैं बताया, दो चीज़ों का मिलना, ए और बी को मिला के तब जाके आपको प्रोजेनी बनेगी। प्रोजेनी मतलब जैसे माता पिता, ए को माता ले लो, बी को पिता, प्रोजेनी मतलब उसके बच्चे, इसी को प्रोजेनी कहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ टर्म है जो आपको लगभग 2-3 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ते पढ़ते रट जाते हैं, तो पहले टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ही बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एक बनता है इसी
पैरा में से, रिप्रोडक्शन वाले पैरा में से, कि रिप्रोडक्शन जैसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गए। यूनिसेल्यूलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलके बना हो, ठीक है, ये हो गया यूनिसेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे 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 ढेर सारे सेल से मिलके कोई ऑर्गेनिज्म बनाया तो वो मल्टी सेल्यूलर हो गए। तो ये तो बचपन से जानते हैं हम कि अमीबा जो हो गए ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक कोशिकीय जीव हैं। तो एक लाइन लिखिए कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिम्स विथ ग्रोथ है। अब इसको समझेंगे, बेवजह इस लाइन को इतना इज्जत नहीं देना है। इसका सीधा सा मतलब है सिनोनिम्स, मतलब इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वाले तो सिनोनिम्स आप समझ ही रहे हैं, इंग्लिश हिंदी यूपी बोर्ड वाले मतलब यार पर्याय है, पर्यायवाची है। अब इसका क्या मतलब हो गया, तो हिंदी पढ़ा रहे हैं। देखो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दो चीज़ में बताया ना, दोनों ले लो आपस में यार, सिंपल सी चीज़ है। पहला ये ग्रोथ की है, ग्रोथ कैसे करेंगे, ग्रोथ का मतलब नंबर में बढ़ना, ठीक है, नंबर में बढ़ गए, चलो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिवाइड करके 5 हो गए। और दूसरा ये रिप्रोडक्शन किए, जब रिप्रोडक्शन किए तो इनका रिप्रोडक्शन इस टाइप ऑफ ग्रोथ ही तो हो गया। ये रिप्रोडक्शन करते हैं फिजन के द्वारा, फिजन इन द सेंस कि कोई चीज़ ऐसे है, मैं बताया, उसके बाद ये दो, हालांकि बाइंडरी करते हैं वो अलग चीज़ है, कई ऐसे भी जीव है जो कई पार्ट में टूटते हैं तो वो मल्टी फिजन करते हैं। लेकिन बाइनरी, बाई मतलब होता है दो, मोनो मतलब होता है वन, बाई मतलब होता है दो, ट्राई 3, ये सब आप सीख जाएंगे। तो बाइनरी फिजन मतलब एक अमीबा है तो टूट के 2 अमीबा बन गई, तो ये इसका रिप्रोडक्शन भी हो गया, चूँकि 1 से 2 बन गया तो ये ग्रोथ भी हो गया, नंबर बढ़ा ना 1 से 2, ये ग्रोथ भी हो गया। और ग्रोथ के आड़ ले लेके उसके ग्रोथ सबको दिखा रहा है कि भाई मैं तो ग्रोथ कर रहा हूँ, साथ ही साथ मजाक मजाक में रिप्रोडक्शन भी कर गया ये बाइनरी फिजन के द्वारा। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है। अब तीसरा चीज़ हमारे एनसीईआरटी में आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेटाबॉलिज्म। तो एक लाइन है एनसीईआरटी का जो डायरेक्ट उठ के आ जाता है, तो उसको सीख लेते हैं पहले, वो याद रहेगा तो अच्छी बात है। इसमें दिया है टोटल सम ऑफ ऑल रिएक्शन, घबराइए नहीं घबराइए नहीं, टोटल सम ऑफ ऑल रिएक्शन। ये क्या हो गया सर, ये तो बड़ा कठिन सा लाइन लिख दिए आप। नहीं, मेटाबॉलिज्म, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर पढ़ रहे हैं ना, तो इसको भी अगर दो चीज़ में हमें देखना होगा, ये नॉन लिविंग में होता है क्या, ये लिविंग में होता है क्या। मैंने कहा ये लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कोई ऐसा आके बोले कि अरे यार लिविंग में होता है लेकिन कुछ ऐसे लिविंग है जिसमें नहीं होता है, या कोई ऐसा आके बोले मैंने एक चीज़ देखा था नॉन लिविंग उसमें भी मेटाबॉलिज्म हो रहा था। लेकिन हम 500-600 साल इंतज़ार करने के बाद भी कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो ऐसी बातें कह सके, तो हम समझ गए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मेटाबॉलिज्म होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, कूदेगा, तो इन सब चीज़ों में बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हम कुछ खा लिए तो ऐसा तो है नहीं रोटी खा लिए तो बस रोटी ही निकलेगा, ठीक है, पूरा उसका अच्छे से डाइजेशन होगा उस चीज़ का, फिर अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, बहुत सारी एंजाइम्स वर्क करेंगी, तो केमिकल ही तो है, एंजाइम्स का वर्क करना, प्रोटीन का टूटना, कार्बोहाइड्रेट बनना, फैट बनना, तो ये सब जो 3-5 है वो, जैसे अभी क्या होता है कि कोई कहता है तुम दुबले हो गए, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे अंदर कि तुम दुबले हो गए, तुम्हारे फैट साले, तुम्हारे सारे जितने भी ऑल फैट्स है वो धीरे धीरे बर्न होने लगे। कोई कहता है भाई बहुत मोटे हो गए हो, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चेंज हुए, प्रोटीन ज़्यादा एब्जॉर्ब के लिए जिम वगैरह जा रहे हो, मसल्स के अंदर चेंजेज हुए, तो इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें 2 वर्ड आता है, जैसे मेटाबॉलिज्म 2 चीज़ से मिलके बनता है, एनाबॉलिज्म प्लस, ऐसे लिखिए कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटा, कैटा नाम से मतलब किसी को काट दो, काट का मतलब किसी चीज़ को टूटना, टूटना, एना का मतलब होता है जुड़ना। अब कहोगे सर क्या कटने जुड़ने लगा, तो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं आपस में, जो कुछ टूटेगा तो कुछ बनेगा, कुछ टूटेगा तो कुछ बनेगा। जैसे अगर आप मुर्गा खा लिए तो मुर्गा में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ और है, लेकिन अब वही प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आप में जाएगा तो आपकी भी शक्ति मुर्गे की तरह हो जाएगी। तो इसलिए कैटाबॉलिज्म में मुर्गे वाला प्रोटीन टूटा, आपका बॉडी आपके प्रोटीन के अनुसार से उस प्रोटीन को अपने ऊपर, अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए उस मॉडल को तैयार करेगा, ये हो गया एनाबॉलिज्म, समझ रहे हैं। तो आपके बॉडी को जो चाहिए वो अपने हिसाब से बना लेगा, जो बाहर से आप लिए हैं और जो आपके बॉडी को चाहिए वो आपस में इंटरचेंज या अपने हिसाब से वो एब्जॉर्ब, उसको क्या करना है वो कर लेगा। इसी सब प्रक्रिया को, इन्हीं सब मैकेनिज़्म को मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
और ऐसा कभी नहीं हुआ कि नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म हो कि आप किसी चीज़ को रख के, मतलब किसी गोरे चीज़ को, किसी गोरे नॉन लिविंग चीज़ को रख के गए तो 10 साल बाद आएंगे तो वो काला हो गया क्योंकि उसके अंदर कुछ फैट वगैरह अंदर से एब्जॉर्ब होने लगे, कभी नहीं होगा। तो ये मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग वस्तु, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। अब एक चीज़ आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें हमारा मुख्य उद्देश्य था कि उनको ये फीचर मैच कराना कि कौन लिविंग में होता है, कौन नॉन लिविंग में होता है, या कौन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को सेपरेट करता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। इनमें भी वही काम करेंगे भैया। अच्छा, कभी आपने ऐसा चीज़ सुना है कि कोई नॉन लिविंग चीज़ है और मान लीजिए एक लोटा है, आपके घर में लोटा, कटोरी, गिलास, थाली होता है ना, तो आप रख के कहीं मामा के यहाँ चले गए, उसके बाद आए अचानक से देखे और पूरी फैमिली घबरा गई, वो भाई लोटे को तो कैंसर हो गया। या थाली यार तो अच्छा खासा थाली था, एकदम अच्छा सा चमक रहा था, आए मामा के यहाँ से देखे कैंसर हो गया, अब ऑपरेशन होगा उसका। कभी देखा है? क्यों नहीं होता है लोटा, थाली या नॉन लिविंग चीज़ में कैंसर वगैरह ऐसा क्यों? क्योंकि कैंसर जो है वो सेल से जुड़ा है। जब भी सेल्स का एकदम अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे, अनकंट्रोल्ड मतलब बढ़ने लगे एकदम से, जुक 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 बढ़ रहा है और बॉडीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, पॉइजन बन रहा है, सड़ रहा है, चीज़ें बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं, ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे हैं, इसको कहते हैं कैंसर। जब नॉन लिविंग थिंग्स में सेल ही नहीं है तो उसको कहाँ से कैंसर होगा? कैंसर की जो समस्याएं पाई जाती हैं वो लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। किसी कुत्ते को हो गया, किसी आदमी को हो गया, किसी बिल्ली को हो गया, किसी चूहे को हो गया, तो लिविंग थिंग्स में ही पाए जाएंगी ना। प्लांट्स का कोई पार्ट है, आपको कि सर प्लांट्स में कहाँ कैंसर वैंसर हो गया, तो प्लांट्स के अलग अलग रोग हैं। मान लीजिए प्लांट का कैंसर नहीं होगा, आपने ऑपरेशन नहीं कराया, लेकिन क्या प्लांट्स को रोग नहीं होते? प्लांट्स में भी तो सेल होते हैं। सेल नहीं होता तो प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करता? प्लांट का काम ही कैसे चलता अगर सेल नहीं होता? फिर वो कैसे आपको ऑक्सीजन वगैरह देखता? पड़ा रहता, सेल है ही नहीं, कोई लिविंग चीज़ है ही नहीं। इसका मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ये, विदाउट एनी एक्सेप्शन नॉन लिविंग को अलग करती है, लिविंग को अलग करती है, मतलब ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपका कॉन्शियसनेस। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप आके, चूँकि स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बच्चे एकदम पूरा एकदम फ्रेश होके पढ़ रहे हैं, यहाँ आते आते दिमाग ख़राब होने लगता है। ये कैसा टॉपिक, थोड़ा सा अजीब टाइप सा टॉपिक आ गया, अजीब टाइप सा पैरा आ गया। तो कॉन्शियसनेस का मतलब आप अगर देखना चाहें, भाई ये स्पेलिंग छोड़िए, कॉन्शियसनेस है वो आप एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा। तो कॉन्शियसनेस है, तो जैसे अगर आप ये देखना चाहें कि अगर सबसे पहले ये जानें कि कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग चीज़ में होता नहीं है। किसी भी नॉन लिविंग को आप एक पड़ाका मार देंगे, क्या रोएगा क्या वो? या कभी धूप वगैरह में रख दिए या पानी उनी में डाल दिए तो बताएगा क्या कि मुझे कष्ट हो रहा है यार, पानी में से निकालो, ठंडी लग रही है, धूप में से हटाओ, गर्मी लग रही है। लेकिन लिविंग थिंग को अगर आप रखें तो लिविंग थिंग के अंदर ये क्षमता होती है, अगर आप लाइट प्लांट के अनुसार, पौधों के अनुसार उसे प्रकाश नहीं देंगे तो उसके अंदर की चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। समझ रहे हैं आप? फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगी, एंजाइम टूटने लगेंगे, एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। उनका एक स्पेसिफिक वो है ना, वो आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितने नैनोमीटर की लाइट चाहिए एक अच्छे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए, वाटर के स्प्लिटिंग के लिए। तो मतलब जो लिविंग चीज़ है वो बाहर की इन्वायरमेंट का जवाब देती हैं। अगर आप बाहर का इन्वायरमेंट चेंज करेंगे तो लिविंग चीज़ में चेंजेस होने लगते हैं। आप ह्यूमन हैं, बाहर का इन्वायरमेंट जब ठंडी पड़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो आप कांपने लगते हैं। क्यों कांपने लगते हैं? क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है। अब एक चीज़ आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो केवल ये ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वो न्यूरॉन वगैरह का चक्कर है। मतलब ये इसमें हिम एक वर्ड यूज़ होता है, हिम सेल्फ, आप समझ सकते हैं। हिम सेल्फ वर्ड मतलब स्वयं के लिए यूज होता है। तो ह्यूमन जो है वो समझ पाता है कि यार हमारे ऊपर बाहर का क्या बात है। जैसे प्लांट हो गए तो प्लांट पे चेंजेज हो रहे हैं, उसको कहाँ पता चल रहा है यार कि टेम्परेचर कोई बढ़ा दिया तो मैं कैसी टाइप का अपने पत्ती का रंग कर दूँ कि लोग समझ जाएं कि यार पौधा नाराज़ है। वो तो बेचारा अपना सह रहा है, लेकिन ह्यूमन तुरंत बता देगा अरे यार जैकेट लाओ, ठंडी लग रही है, या हटाओ ये सब कपड़ा वपड़ा, इतना गर्मी लग रहा है। तो उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो अपने वातावरण या इन्वायरमेंट के चेंज को समझ जाता है कि मुझसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कहाँ फ़ायदा है। इसी को आप कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। एनसीईआरटी में लिखिए, ये केवल ह्यूमन बीइंग के पास होता है।
तो इसका मतलब समझ गए कि नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस पावर नहीं होती है, लिविंग चीज़ में होती है। और जो चीज़ केवल लिविंग में हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये पार्ट 1 था। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो बोरिंग होने लगता है। इतना आप पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको बेशक मज़ा आने वाला है। आप पहली बार पढ़ेंगे, चूँकि पहली बार लोग स्टूडेंट आते हैं क्लास में, तो वो कहते हैं अभी तो नए नए आए हैं तो कहाँ से सीख लेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या होता है किंगडम, जीनस और बाकी हर्बेरियम, वो आगे हम देख लेंगे। उसमें भी आपको वादा है सब चीज़ एकदम याद करा के भेजूँगा। तो उसका अगर एक ट्रिक का मैंने वीडियो अपलोड किया, वो याद कर लेंगे आप, बात मानिए आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। वरना लोग रटते रह जाते हैं इस चीज़ों को, इतना लंबा बोल रहा था किंगडम फाइलम। यहाँ तक आप पार्ट 1 को इसको अच्छे से पढ़ के आप एनसीईआरटी पढ़िए। आपको कोई कन्फ्यूजन होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।